नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ये जो आज लेक्चर अपन वी विल डिस्कस, ये पिछला लेक्चर था रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स पार्ट 1। उसका अगला पार्ट है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पार्ट 2। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अगले समय जैसे ही कोई नेक्स्ट लेक्चर आने वाला हो, आपसे डिस्कशन आने वाला हो, आपको पता लग जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। कौन कौन सा था? एक था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक था एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, और तीसरा था रीअब्जॉर्प्शन, जो एक्टिव होता है, पैसिव होता है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि फिल्टर भी हो गई ड्रग, वो बाहर भी निकल गई। कहने का मतलब, जो ड्रग फिल्टर होगी, अगर बीच में कोई लफड़ा नहीं होगा तो ड्रग निकल जाएगी। ठीक है। अगर ड्रग एक्टिवली सीक्रेट हो भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी निकल जाएगी। रीअब्सॉर्ब भी हो गई। तो यहां तक तो चीज समझ में आ गई। लेकिन जो टोटल अमाउंट ड्रग जो ग्लोमेरुलस में जाने के लिए फिल्टर हो रही है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कहने का मतलब, अगर मैं ब्लड में या प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो फर्क पड़ेगा क्या? मतलब अगर पेशेंट बीमार होगा तो फर्क पड़ेगा क्या? अगर साथ में कोई ड्रग दे दी तो फर्क पड़ेगा क्या? अगर यूरिन का पीएच ज्यादा है कम होगा तो फर्क पड़ेगा क्या? यस। आज अपन यही डील करेंगे कि द पैरामीटर्स विच आर अफेक्टिंग द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। कहने का मतलब, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो अब उसमें जो फैक्टर अपन देखेंगे, एक है यूरिन पीएच, फिर देखेंगे अपन पीके ऑफ ड्रग, फिर उसमें अपन देखेंगे ब्लड फ्लो, फिर देखेंगे अपन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, फिर देखेंगे अपन उसमें डिजीज स्टेट और ड्रग इंटरेक्शन। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, अपन एग्जाम्पल के समेत पूरे लेक्चर में देखेंगे। अपन अब लेक्चर या डिस्कशन में देखेंगे। अब देखेंगे अपन पहला फैक्टर, यूरिन पीएच। भाई, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग यूरिन पीएच कैसे अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो पहले अपन ये देखें तो सही कि यूरिन का पीएच होता कितना है। तो भैया, यूरिन का पीएच एक रेंज में होता है 4.5 टू 7.5। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच गिवन द पीएच ऑफ यूरिन। उसमें डाइट भी होती है, उसमें ड्रग भी होती है, और उसके अलावा बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी भी उसको डिटरमिन करती है। कैसे? The urine pH is brought from 4.5 to 7.5. How come? Because it depends on the diet, it depends on the drug, and depends on the pathophysiology. सर एग्जाम्पल देके समझाइए। तो अगर मैं डाइट की बात करूं, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो यूरिन का पीएच ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रोटीन्स लेंगे तो यूरिन का पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये तो बात हुई किसकी? डाइट की। अभी कैसे इफेक्ट करेगी, अभी बात करते हैं, पहले समझिए। उसके बाद आते हैं किसकी? ड्रग्स की। तो भैया, अपन जानते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, और कई ड्रग ऐसी होती हैं जो यूरिन को एसिडिफाई कर देती हैं, कई ड्रग यूरिन को एल्कलाइज भी कर देती हैं। तो एग्जांपल हमें देखते हैं कि ये ड्रग एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इनको देते हैं तो क्या होता है? यूरिन पीएच बढ़ जाता है। और विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं, तो यूरिन का पीएच कम हो जाएगा। कैसे इफेक्ट किया? प्लीज वेट, अपन आगे चल रहे हैं। बात आती है पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी अपन पढ़ते आए अब तक फर्स्ट ईयर के अंदर भी, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस दे आर रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो पीएच बढ़ जाएगा, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो पीएच कम हो जाएगा। अभी ये कैसे इफेक्ट करता है? तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था, एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन। ड्रग का पीके और सराउंडिंग पीएच ये पढ़ा जाता है इक्वेशन के द्वारा, हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन। क्योंकि जैसे ही पीएच चेंज होगा, ड्रग आयनिक हो जाएगी। और अपन पढ़ते आए हैं डिफ्यूजन के अंदर, और यहां पर भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। क्या? कि आयनिक ड्रग और नॉन आयनिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करता है, अगर कंसंट्रेशन आयनिक नॉन आयनिक की बदलती है। तो अब यही तो अपन कह रहे हैं कि यूरिन पीएच इफेक्ट्स द आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। वो कैसे? इट इज डिटरमिन्ड बाय हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन। और हेंडरसन-हेज़लबर्ग इक्वेशन क्या बोलती है कि फॉर वीक एसिड्स
pH is equal to pK plus log its ionized drug concentration upon अनआयनाइज्ड ड्रग concentration। और अगर उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन करना तो 10 raised to power pH minus pK डिवाइड बाय 1 plus 10 pH minus pK मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तो जो इक्वेशन है एसिड्स के लिए और ये इक्वेशन है किसके लिए, बेस के लिए। तो इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, ये ऐसा है आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन, लिपोफिलिसिटी, ये डिफ्यूजन प्रोसेस, ड्रग का इधर से उधर जाना, ये डिपेंड करता तो है अनायनाइजेशन पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ड्रग अनायनिक होगी और लिपोफिलिक होगी तो उसको ज्यादा फास्ट, तो मतलब रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो और चाहे वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जीआईटी में हो। तो ये तो कहानी है यूरिन का पीएच कैसे इफेक्ट कर रहा है, ड्रग ज्यादा आयनिक होगी या कम आयनिक होगी। तो सर पीके के बारे में तो बताया नहीं आपने, तो पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो पीके पता लग जाएगा और एब्जॉर्प्शन में भी अपन ने डिस्कस किया था। अब देखते हैं ड्रग का पीके। भैया अगर ड्रग को पीके समझने की अगर एक छोटी सी फॉर्म में बात करें तो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेजरमेंट हाउ मच द एच इज बाउंड विद द ड्रग। कहने का मतलब अगर ये एसिड है और अपन जानते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एच रिलीज करता है, ठीक है, तो जितना जल्दी एच रिलीज हो जाएगा ना उतनी ड्रग हाईली एसिडिक होगी। तो अगर पीके ज्यादा होगा मतलब बॉन्डिंग ज्यादा है, एसिड ड्रग का पीके ज्यादा मतलब बॉन्डिंग ज्यादा, वीकली एसिडिक ड्रग क्योंकि एच रिलीज ही नहीं होगा। इसका उल्टा अगर पीके कम है तो एच रिलीज हो जाएगा, कहने का मतलब इट विल बी हाईली एसिडिक। तो आप समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको अंदर देखते हैं कि ड्रग पीके कैसे इफेक्ट करता है। ड्रग पीके इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन, और अगर ड्रग आयनिक हो गई कैसे, इस इक्वेशन से, अगर ड्रग आयनिक हो गई और अगर पोलर है तो इट विल बी एक्सक्रीटेड, क्योंकि मैं जानता हूं अगर वो चीज पोलर है तो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन में आराम से निकल जाएगी। अगर लिपोफिलिक होगी तो अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, इफ द ड्रग इज लिपोफिलिक इट विल बी रीअब्सॉर्ब। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट यह है, इफ द ड्रग इज पोलर एंड आयोनाइज्ड इट विल बी पुअरली एब्सॉर्ब एंड इन दिस केस excretion of the drug will be increased. If the drug is ionized and lipophilic it will be reabsorbed and there is decrease in excretion। तो भैया डिपेंड कर तो रहा है आयोनाइजेशन पर। आयनिक ड्रग है, अगर उसके साथ ये हुआ तो ये हो जाएगा और ये हुआ तो ये हो जाएगा। तो ये तो ड्रग पीके और पीएच की कहानी। तो कहने का मतलब अगर इन दोनों को अपन स्टडी करें, पीएच, पीके और लिपोफिलिसिटी, इन तीनों को मिलाकर एक जनरल समरी अपन बोल सकते हैं, एक जनरलाइजेशन बोल सकते हैं, जिसकी बेस पे अपने को पता लगेगा कि ड्रग का एक्सक्रीशन ज्यादा या कम है। वो क्या है? द जनरलाइजेशन एंड समरी व्हेन वी कंबाइनली स्टडी पीएच, पीके एंड लिपोफिलिसिटी इफेक्ट। हाउ कम? इफ द ड्रग इज एसिडिक लाइक पेनिसिलिन एंड इफ ड्रग इज बेसिक लाइक जेंटामाइसिन which are polar in unionized form there is decreased absorption। फिर बोल रहा हूं ये पोलर है, अनायनाइज है, पोलर तो वाटर सॉल्युबल है, तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन का मतलब देयरफॉर देयर एक्सक्रीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच ऑफ यूरिन। तो भैया पीएच ऑफ यूरिन कितना ही करो वो तो ड्रग हमेशा पोलर ही रहती है, पोलर ड्रग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा पीएच कितना भी करो यूरिन का पीएच का इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा है वेरी वीक एसिडिक या वेरी वीक बेसिक ड्रग। वीकली एसिडिक का एग्जांपल है फेनिटोइन, और बेसिक ड्रग अगर लें अपन तो उसमें क्या है कि अनायनाइज एट ऑल पीएच यूरिन, ये नॉन आयनाइज रहती है क्योंकि वीकली एसिडिक है। वीकली एसिडिक मतलब एच रिलीज ही नहीं होगा क्योंकि वीकली एसिडिक है। ऐसे बेस के लिए तो जब रिलीज ही नहीं होगा तो मतलब अनायनाइज रहेगी, तो दे रिमेन अनायनाइज एट ऑल पीएच ऑफ यूरिन। और अगर वो लिपोफिलिक है इट विल बी रीअब्सॉर्ब, देयरफॉर एक्सक्रीशन ऑफ सच काइंड ऑफ ड्रग इज ऑलवेज लो। थर्ड जनरलाइजेशन, अगर ड्रग स्ट्रांगली एसिडिक है जैसे क्रोमोग्लाइकिक एसिड, या फिर ड्रग बेसिक है जैसे ग्लूटाथियोन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेसिक ध्यान रखना, थोड़ा सा पीएच चेंज हुआ फटाफट एच रिलीज किया,
फटाफट रिलीज किया, मतलब वो तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। तो कहने का मतलब दे आर कंप्लीटली आयोनाइज एट ऑल पीएच वैल्यूज, और चूंकि आयोनाइज है, एक्सक्रीशन इज ऑलवेज हाई एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच ऑफ यूरिन। चौथा, तो असर किसका पड़ेगा? अपने को तो ये तो दो चीज तो पता लग गई, या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो भैया पीएच का इफेक्ट पड़ेगा कहां मेजर? तो ऐसा है, ओनली द ड्रग्स विच लाई इन द मॉडरेट रेंज, मॉडरेट एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग। एसिडिक का एग्जांपल है एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉइडल एंटीइंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर बेसिक ड्रग्स मॉर्फिन या मॉर्फिन डेरिवेटिव्स। देयर इज ग्रेट इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच। कहने का मतलब अगर पीएच 4.5 से 7.5 है, ज्यादा या कम करता हूं, तो एनएसएआईडी जैसी और मॉर्फिन जैसी ड्रग्स, इनका रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा या कम हो सकता है ट्यूब्यूल के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, मतलब एक्सक्रीशन पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड दिस प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड, कैसे? दिस सेंसिटिविटी इज यूज्ड फॉर टॉक्सिसिटी। कैसे? एक ड्रग है सल्फोनामाइड, और सल्फोनामाइड क्या है? उसका एक सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है कि इट कॉजेज क्रिस्टल यूरिया, क्योंकि ये जो मेटाबोलाइट होता है सल्फोनामाइड का, ये क्रिस्टल यूरिया कॉज करता है, और एसिडिक कंडीशन जितनी ज्यादा होंगी क्रिस्टल यूरिया होगा उसको, पेशेंट को। तो एक काम करो, एल्कलिनाइज कर दो उसको, आप सोडियम बाइकार्बोनेट पिलाओ, तो अपन कह सकते हैं द क्रिस्टल यूरिया कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स कैन बी ओवरकम बाय एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन। ये तो एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल सेंसिटिविटी का, एक ड्रग होती है हेक्सामिन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक है। अब इसको यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके काम करना है, तो उसका क्या होता है कि इस ड्रग का जब अपन लेटर मैकेनिज्म देखेंगे, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जाकर इसका पॉलीमराइजेशन या कुछ रीअरेंजमेंट होता है ड्रग का, उसके लिए एसिडिक चीज ही चाहिए। तो इस ड्रग के साथ अपन मेंडेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या कुछ डाल के देते हैं। इसकी वजह से क्या है, हेक्सामिन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, एक्टिव फॉर्म होता है किसका? उससे बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, और इस फॉर्मेल्डिहाइड से आपको एक्शन मिलता है यूटीआई के अंदर। तो ये मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ये जो चेंज हो रहा है पीएच, इसको अपन बेनिफिशियल भी है अपने लिए, ऐसे और ऐसे। तो ये तो कहानी हुई यूरिन पीएच, पीके और लिपोफिलिसिटी की कंबाइंड। अब अपन देखेंगे आगे अलग अलग फैक्टर्स वन बाय वन। देखिए अगला फैक्टर जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग। भैया अपन पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिज्म में पिछले लेक्चर्स के अंदर कि मेटाबॉलिज्म फेज 2 रिएक्शंस के बाद जो ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है और पोलरिटी बढ़ जाती है, एंड दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। दिस मॉलिक्यूलर वेट ओनली डिटरमिन्स द रूट ऑफ एक्सक्रीशन। तो जो साइज बना है ड्रग का मेटाबोलाइट के साथ या मेटाबोलाइट का फेज 2 रिएक्शन में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, यही डिटरमिन करता है कि वो जो ड्रग है या उसका मेटाबोलाइट है ये यूरिन के थ्रू निकलेगा या फिर एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग मतलब बाइल के थ्रू, लीवर के थ्रू निकलेगा। तो यस वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आराम से फिल्टर हो जाते हैं ग्लोमेरुलस के थ्रू। तो प्रोटीन अनबाउंड ड्रग या जो मेटाबोलाइट जिनका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू आराम से फिल्टर हो जाएंगे और यूरिन में निकल जाएंगे, प्रोवाइडेड उनमें पोलरिटी है और वाटर सॉल्युबिलिटी है। अब मॉलिक्यूलर वेट को थोड़ा सा समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। ड्रग्स विच आर हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 300 डाल्टन्स, and if the molecular weight is less than 300 daltons and water soluble, it will be excreted in urine. अगर वही मॉलिक्यूलर वेट 300 से 500 डाल्टन के बीच में होगा, ये किडनी में भी निकलेगा और बाइल में भी निकलेगा। ये डिपेंड करता है थोड़ा सा ज्यादा की तरफ है मॉलिक्यूलर वेट या कम है। फिर the drugs having molecular weight greater than 500 daltons, they are excreted mainly in bile through enterohepatic cycling. तो जिन ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो अल्टीमेटली क्या है, बाइल के थ्रू निकलेंगी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये कैसे बाद में अपन डील करेंगे अपन जब नॉन रीनल एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। अब बात करते हैं, देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो क्या प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाने से यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा क्या? यस, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस।
क्योंकि मैं जानता हूं कि यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग डिपेंड करता है 3 प्रोसेस पर, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है सीक्रेशन, एक होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये फिल्ट्रेशन में तो ऐसी ड्रग होती है ना जो डायरेक्ट फिल्टर होते ही निकलती जाती है। अपने पढ़ा था क्रिएटिनिन, इनुलिन, मैनिटोल एंड एक और ड्रग थी CIMS नाम से, मैंने बताई थी आपको, याद कीजिएगा। तो जो क्रिएटिनिन है वो सिंपल फिल्ट्रेशन से ही निकल जाती है। तो ऐसी ड्रग जो सिंपल फिल्ट्रेशन से निकलती है, अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मतलब एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा। इट मींस इट विल फॉलो अ लीनियर रेट ऑफ एक्सक्रीशन। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हाउ इट डिटरमिन्स, because the filtration and reabsorptions are a passive process. Because they are passive process, therefore there is increased excretion with increasing concentration. समझ में आ गया? Increase rate of, यहां पर मैं कर दूं increase rate with concentration। कहने का मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, रेट फिल्ट्रेशन की और रीअब्जॉर्प्शन की इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि दोनों पैसिव प्रोसेस हैं और पैसिव प्रोसेस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही रिस्पांसिबल होता है। अपन एब्जॉर्प्शन में पढ़ चुके हैं। अब ड्रग्स एक्सक्रीटेड बाय फिल्ट्रेशन ओनली, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रिएटिनिन, रेट ऑफ एक्सक्रीशन विल इंक्रीज लीनियरली। ये रहा उसका, ये ग्राफ है रेट ऑफ एक्सक्रीशन डिवाइडेड बाय ये जो इधर है सॉरी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, मतलब देखो आप लीनियर ग्राफ जा रहा है। ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, ड्रग्स विच आर सीक्रेटेड और रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब मैं बात कर रहा हूं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की खास बात होती है कि सैचुरेशन होता है। जब तक पूरे कैरियर्स ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगे तब तक तो रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ जो भी जिस रेट की बात कर रहे हैं वो इंक्रीज होगी, लेकिन कैरियर ऑक्यूपाई होने के बाद वो बिल्कुल लीनियर फॉलो करेंगे। कहने का मतलब मिक्स वाटर काइनेटिक फॉलो करते हैं ना कैरियर, अपने पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि ड्रग्स विच आर सीक्रेटेड और रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली एट लो कंसंट्रेशन एक्सक्रीशन इज नेग्लिजिबल। समझ में आ गया? रीअब्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ड्रग फिल्टर हुई जा रही है ल्यूमेन के अंदर, अभी कम कंसंट्रेशन में, अब चूंकि कंसंट्रेशन भी कम है तो फटाफट रीअब्सॉर्ब हो रही है वो एक्टिव साइड से। लो कंसंट्रेशन में रीअब्सॉर्ब होती जा रही है तो एक्सक्रीशन कहां से होगी, क्योंकि सारी एब्सॉर्ब हो गई। अब क्या होगा, एट हाई कंसंट्रेशन, अगर बहुत ज्यादा ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिल्टर हो गई तो क्या होगा, वो जो रिस्पॉन्सिबल है ना एब्जॉर्प्शन के लिए नेफ्रॉन में, वो सैचुरेट हो जाएंगे और वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर इट विल अपीयर इन यूरिन इन केस ऑफ ग्लूकोज। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर यही तो होता है, जितना ग्लूकोज है पूरा फिल्टर हो गया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सारे जो एक्टिव साइड से रिस्पॉन्सिबल ग्लूकोज के लिए वो पूरे सैचुरेट हो जाते हैं। अब ग्लूकोज कहाँ जाएगा, उसको यूरिन में निकलना पड़ेगा। तो देयरफॉर दिस सैचुरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो ये तो बात हुई किसकी, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं ड्रग्स विच आर सीक्रेटेड एक्टिवली। जो ड्रग एक्टिवली सीक्रेट होंगी देयर इज इंक्रीज रेट ऑफ एक्सक्रीशन अप टू अ लिमिट। भैया ऐसा है जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सीक्रेशन भी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक्टिव है। एक्टिव का मतलब कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सैचुरेट हो गए तब तक तो ठीक, उसके बाद क्या होगा। तो कहने का मतलब जैसा ये लीनियर था ना, तो देखो सेकंड और थर्ड, सेकंड एग्जांपल है ड्रग्स आर फिल्टर्ड एंड रीअब्सॉर्ब, इसकी बात हो रही है। सीक्रेटेड ड्रग्स रीअब्सॉर्ब की बात हो रही है, मतलब फिल्टर तो हुई है, तो जो ड्रग फिल्टर हो रही है और रीअब्सॉर्ब है, देखो कंसंट्रेशन पहले डिक्रीज है। इसके कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन इस रेट पे नहीं, पहले कम पहले कम पहले कम। अब क्या होगा, सारे वो जो आपके एब्जॉर्प्शन के रिस्पॉन्सिबल है कैरियर्स सैचुरेट हो गए, उसके बाद सिंपल फिल्ट्रेशन से निकलती रहेगी, मतलब यस आगे जाके लीनियर हो जाएगी। तो कहने का मतलब आफ्टर सैचुरेशन ये स्टेज आ जाएगी। थर्ड कंडीशन है ड्रग इज फिल्टर्ड एंड सीक्रेटेड, मतलब छन भी रही है और सीक्रेट भी हो रही है ल्यूमेन के अंदर। तो देखो आप शुरू में कंसंट्रेशन बढ़ाई आपने तो फिल्ट्रेशन तो आ ही रही है,
सिक्रेशन से भी बहुत ज्यादा आ रही है, तो देखो इसके कंपैरिजन में बहुत स्टीप इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही साइट सैचुरेट हो गई, बाद में जो कंसंट्रेशन ब्लड में आएगी फिल्ट्रेशन के द्वारा वही आएगी। सो दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। इस ग्राफ से आपको साफ पता लग रहा है, ये रेट ऑफ एक्सक्रीशन ये दिखा रहा है कि यूरिन में ड्रग कितनी निकल रही है और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन जब बढ़ा रहे हैं तब क्या इफेक्ट हो रहा है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो फैक्टर आता है वो ये वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। भैया डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो ड्रग है वो ब्लड को छोड़ के कहां चली गई, बाकी ऑर्गन्स पे चली गई। तो जब ब्लड को छोड़ के ही चली गई तो ब्लड में नहीं है, और जब ब्लड में नहीं है तो फिल्टर भी नहीं होगी, और जब फिल्टर भी नहीं होगी तो यूरिन में एक्सक्रीट कहां होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ड्रग्स विच आर हैविंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ distribution, their rate of excretion is decreased in urine. So drugs which are bound to extravascular sites predominantly their rate of excretion is urine is less. अब बाइंडिंग में अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ड्रग प्रोटीन बाउंड है तो अपन जानते हैं, पढ़ चुके हैं अपन पिछले लेक्चर में भी कि इफ द ड्रग इज प्रोटीन बाउंड इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, एंड इफ इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड। अब बात होती है एक ड्रग कम बाउंड है, एक ज्यादा बाउंड है, तो सीधी सी बात है जो कम बाउंड है वो जल्दी निकलेगी, जो ज्यादा बाउंड है वो देर से निकलेगी, उसकी टी हाफ भी ज्यादा होगी। तो ड्रग्स विच आर बाउंड टू प्रोटीन, डी का मतलब ड्रग, पी फॉर प्रोटीन, इट एक्ट्स एज मैक्रोमोलिक्यूल एंड देयरफॉर फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए फिल्ट्रेशन को मैंने क्रॉस कर दिया, एंड बिकॉज फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल यूरिन एक्सक्रीशन नहीं होगा। Drugs which are highly protein bound, they have increased half life. For example, oxytetracycline और doxycycline में कंपेयर करूं तो doxycycline ज्यादा प्रोटीन बाउंड रहती है, ज्यादा एफिनिटी होती है, इसलिए उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। तो अब अपन देखते हैं अगला फैक्टर, लेट अस सी। अगला फैक्टर जो अपन कंसिडर करेंगे वो है, देखो, ब्लड फ्लो टू किडनीज। मतलब किडनी पे अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ड्रग का एक्सक्रीशन ज्यादा या कम होगा। तो सीधी सी बात है कि जितनी ड्रग फिल्टर होगी ग्लोमेरुलस में उतना ज्यादा एक्सक्रीशन होगा। इट इज क्लियर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि रीनल ब्लड फ्लो अफेक्ट्स द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, बिकॉज इफ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस, ज्यादा फिल्ट्रेशन है कहने का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा, तो एक्सक्रीशन भी ज्यादा है। तो ये तो बात हुई फिल्ट्रेशन की। फिर इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है सिग्रेशन। भैया रीनल ब्लड फ्लो का मतलब सिर्फ फिल्ट्रेशन नहीं, जो टोटल किडनी को ब्लड मिल रहा है उसकी बात हो रही है। तो टोटल ब्लड किडनी को मिल रहा है तो जो सिग्रेशन हो रहा है नेफ्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्टिव ट्यूबुलर सिग्रेशन, तो वहां पर किडनी के पास तो सिग्रेशन ज्यादा होगा ना, एक्टिव ज्यादा होगा, तो वही एक्टिव सिग्रेशन की बात है। इनके मतलब एक्सक्रीशन बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ लिमिट ओनली। So means if we talk about the active secretion, increased flow results in increased contact with carriers. जब तक वो सारे ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगे कैरियर तब तक इंक्रीज होगा, और इस चीज को बोलते हैं परफ्यूजन रेट लिमिटेड। और परफ्यूजन क्या है अपन पढ़ चुके हैं बाइंडिंग के अंदर कि परफ्यूजन जितने ज्यादा ऑर्गन के पास ब्लड आ रहा है ना, ml पर मिनट, ml आपने पढ़ा है, ये होती है इसकी यूनिट। और क्या है तो आप मुझे दूसरे लेक्चर देखिएगा, उसमें दिया हुआ है परफ्यूजन। तो जितना ज्यादा ब्लड जाएगा उतना ज्यादा एक्सक्रीशन बढ़ेगा यूरिन के अंदर। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब जो फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे एक कॉमन स्टेटमेंट है, हालांकि कह नहीं सकते कि हर चीज फीमेल्स में थोड़ा सा कम है, जैसे मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी और कई चीजें, तो उसी बेस पर मैं कह सकता हूं कि एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स इन 10% लेस इन फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स, या फिर मैं कह सकता हूं कि 10% थोड़ा कम होता है रेट ऑफ एक्सक्रीशन फीमेल्स के अंदर मेल्स के कंपैरिजन में। जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा है न्यूबॉर्न। ये न्यूबॉर्न जिसके ऑर्गन डेवलप नहीं हुए तो उसकी ना तो उसके कार्ड ढंग से पंप हो पा रहा है उसके हार्ट की तरफ से, तो जो टोटल ब्लड है वो भी कम आएगा, सीधी सी बात है। टोटल ब्लड किडनी में कम आएगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी कम होगा। तो इन न्यूबॉर्न्स द एक्सक्रीशन इज 30 to 40% लेस इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स।
इसी तरह बात करूं ओल्ड की, तो ओल्ड का जो कार्डियक कैपेसिटी, जो आपका जो टोटल वो पंपिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगा, टोटल ब्लड कम जाएगा। कहने का मतलब और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। जब टोटली फिल्ट्रेशन ही कम हो गया तो ड्रग का एक्सक्रीशन भी कम होगा। तो ओल्ड एज देयर इज डिक्रीज जीएफआर, डिक्रीज एक्सक्रीशन, मतलब देयर इज इंक्रीज टीहाफ, ज्यादा देर तक रहेगी ड्रग ब्लड के अंदर। अगला आता है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन से क्या फर्क पड़ा? अभी अपन ने पढ़ा था ना प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि जो ड्रग बहुत ज्यादा प्रोटीन बाउंड रहती है वो फिल्टर ही नहीं होती है। तो अब आप सोचो एक ड्रग ऑलरेडी प्रोटीन बाउंड है, वो मैक्रोमोलिक्यूल है, फिल्टर नहीं तो निकलेगी नहीं, लेकिन दूसरी ड्रग ले ली, उसने उसको यहां से डिस्प्लेस कर दिया, तो अब तो अवेलेबल है ना, तो निकल जाएगी। तो यस, चेंज इन ड्रग प्रोटीन प्रॉपर्टी इट इफेक्ट्स या फिर रीनल ब्लड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर चेंज इन सीक्रेशन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एक्सक्रीशन। तो एक तो प्रोटीन बाइंडिंग का मैंने आपको बता दिया। एक क्लासिकल एग्जांपल और है सीक्रेशन वाला। कैसे भैया? जो पेनिसिलिन है ना, अगर आपने पढ़ा हो फार्माकोलॉजी के अंदर, तो पेनिसिलिन इज एक्सक्रीटेड बाय एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो साथ में अगर प्रोबेन एसिड दे देते हैं ना, तो सेम क्या आप पिछले अगर मेरे लेक्चर में देखेंगे आप, इट इज क्लियरली गिवन इन एग्जांपल्स। जो आपका प्रोसेस होता है 3 प्रोसेस में दिया हुआ है। तो ये प्रोबेन एसिड पेनिसिलिन के साथ कॉम्पीट करेगा, और अगर 100 मॉलिक्यूल पेनिसिलिन के निकल रहे हैं तो प्रोबेन एसिड की प्रेजेंस में 100 नहीं निकलेंगे, आधे निकलेंगे। कहने का मतलब पेनिसिलिन की जगह प्रोबेन एसिड निकल जाएगा और पेनिसिलिन की टीआफ इंक्रीज हो जाएगी। और इसी को स्पेशली गोनोकॉकल इन्फेक्शन में काम आते हैं, जब पेनिसिलिन की डोज अपने को बढ़ानी पड़ती है उस केस के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट फैक्टर ड्रग इंटरेक्शन में। आपने कोई चीज दे दी जिससे यूरिन का एसिडिफिकेशन हो गया, ये यूरिन का एल्कलाइजेशन हो गया, तो ये चीज काम की तो है। अपन यूरिन को एसिडिफाई कर सकते हैं ना, सिट्रिक एसिड दे दिया, मेटालिक एसिड दे दिया, ये एल्कलाइज कर सकते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया। और इस प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हैं कैसे? ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग केसेस। अगर ड्रग बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग है तो आप यूरिन को एसिडिफाई कर दो, ड्रग आयनिक पोलर होकर बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही अगर कोई एसिड ड्रग की पॉइजनिंग होगी, उसको आप एल्कलाइज कर दो। कहने का मतलब अगर एसिडिफाई करोगे तो बेसिक ड्रग निकल जाएगी, अगर एल्कलाइज करोगे तो एसिडिक ड्रग निकल जाएगी। ठीक है? और जब शरीर से निकल ही जाएगी, रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट कम आएगा। अगला आता है डिजीज स्टेज। भैया बीमारी की वजह से ये किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, अपन पहले ये तो पता करना है किसी पेशेंट को कि उसकी किडनी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, उसके हिसाब से तो डोज। अपना एक टॉपिक है डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर। उसका पहला पैरामीटर होता है कि उसकी जीएफआर नापो आप। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब कभी भी मेरा लेक्चर रिलीज होने वाला हो या अपना डिस्कशन रिलीज होने वाला हो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो अगर डिक्रीज जीएफआर है मतलब डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, क्योंकि ड्रग फिल्टर ही नहीं हो रही है इसलिए। तो ये है ओवरऑल आपके जो मेन पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब अगले जो लेक्चर में अपन देखेंगे नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक तो आपने मेनली यूरिन का ही कंसेप्ट देखा होगा। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि लीवर कैसे इफेक्ट करता है, एंटीबायोटिक्स का भी उसमें रोल होता है क्या, वाइटामिन का भी रोल होता है क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का भी रोल होता है क्या, और क्या हार्मोन्स भी रोल होता है, कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से कैसे रिलेटेड है। तो इसलिए वेट कीजिए आप अगले लेक्चर के लिए, लेकिन उसके लिए आपको अगेन यू हैव टू सब्सक्राइब। Thank you. Best of luck. We will meet once again.